हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट के टॉपिक कहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं डेली, और साथ ही साथ इस टेस्ट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइडेड है। और गाइज, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, होपफुली उन लोगों ने टेस्ट की तैयारी करके आए होंगे। तो चलिए, आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सरफेसी एक्ट मैंने आप लोगों से पढ़ने के लिए कहा था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाक से बताइए। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि सरफेसी एक्ट जो है उसका इस्तेमाल बैंक करती है बैड लोन्स की रिकवरी के लिए। बैड लोन्स का मतलब क्या होता है? अगर एक व्यक्ति ने लोन लिया है बैंक से और वो बंदा बैंक को लोन नहीं चुका रहा है टाइम पर, राइट, और देने से उसने इनकार कर दिया कि मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, तो बैंक के पास जो कोलैटरल एसेट जो होते हैं, यानी कि जो चीज जो वो सामने वाला इंसान लोन लेने से पहले बैंक के पास गिरवी रखता है, तो बैंक के पास अधिकार होता है उसकी गिरवी हुई चीजों को नीलाम करने का। जो भी उसने चीज गिरवी रखी है उसको नीलाम करने का। तो क्या ये सरफेसी कानून के तहत आता है ये वाली चीज, बैड लोन्स की रिकवरी? फटाक से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी बात, जो बैंक जो है बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के, बैंक बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के हम लोग को देखने को मिलता है कि रिकवरी कर सकती है लोन की। तो क्या यह पॉसिबिलिटी है बिना कोर्ट के हस्तक्षेप की रिकवरी? इसके अलावा अगर एक इंसान अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरता है तो भी सरफेसी कानून जो है वो लागू होता है। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्रेडिट कार्ड भी आप जानते हैं एक प्रकार का लोन है, बट गाइज आपको यह भी पता है क्रेडिट कार्ड जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है। क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हो तो उसके लिए बैंक के पास आप कुछ चीज गिरवी नहीं रखते हो, कोलैटरल्स वगैरह गिरवी नहीं रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन, राइट। तो अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता सरफेसी कानून। सरफेसी कानून एप्लीकेबल होता है सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत होगा। दूसरा बिल्कुल सही है, बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के बैंक के पास पूरी पावर है बैड लोन्स को रिकवर करने की। और पहला भी बिल्कुल सही है, सरफेसी कानून जो है वो बैड लोन्स की रिकवरी के लिए। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दैट विल बी 1 and 2 ओनली, राइट। इसके अलावा अब फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपसे एमसीएलआर पढ़ने के लिए कहा था, बेस रेट पढ़ने के लिए कहा था। तो एमसीएलआर क्या हर क्वार्टर यानी कि हर तिमाही में, हर 3 महीने में इसको क्या रिवाइज किया जाता है एमसीएलआर को? बेस रेट को क्या हर महीने रिवाइज किया जाता है? आज की रेट में एमसीएलआर और बेस रेट क्या दोनों ही ऐसे रेट्स हैं जिसके जो कि मिनिमम रेट्स होते हैं, जिसके तहत बैंक जो है वो कस्टमर को ऑफर करती है? यानी कि एक ऐसा रेट जो कि काफी मिनिमम है, जो कि बैंक ऑफर कर सकती है अपने कस्टमर्स को, इससे मिनिमम बैंक ऑफर नहीं करती है। यानी कि मिनिमम रेट, जैसे कि हम लोग देखते हैं बैंक में आप लोन लेने के लिए जाते हो, कोई भी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, तो बैंक जैसे सपोज करो कि 10% जो है वो नॉर्मल लोगों को दे रही है। जैसे आपका दोस्त गया, आपके दोस्त को बैंक ने 10% में लोन ऑफर किया, बट आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप जब जाओगे आपकी रेपुटेशन अच्छी है कि बैंक को पता है कि भाई आप जो है वो रिकवर कर दोगे उनका लोन जो भी लोगे, तो बैंक वो चीज जानती है, तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी जो होती है वो काफी अच्छी है। तो उसको देखते हुए बैंक जो है वो आपको 9% में जो है वो लोन दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया। तो ये वाली चीज होती है मिनिमम इंटरेस्ट, मिनिमम रेट जो होता है उस पर बैंक एक कस्टमर को लोन ऑफर करती है। तो क्या आज की रेट में ये एमसीएलआर और बेस रेट का इस्तेमाल किया जाता है इस पर्पस के लिए? फटाक से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर 1, 2 and 3 इसलिए क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट पूछा है। पहला भी इनकरेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है। वो कैसे? क्योंकि एमसीएलआर हर महीने रिवाइज होता है। बेस रेट पहले हुआ करता था जो कि 2016 के बाद से हट चुका है, बंद हो चुका है। अब हम लोग बेस रेट का इस्तेमाल नहीं करते इस पर्पस के लिए, जो मैंने भी आपको समझाया था कि मिनिमम रेट डिसाइड करने के पर्पस के लिए बेस रेट का इस्तेमाल नहीं होता है। आज की रेट में बेस रेट जो है वो बंद हो चुका है, अबॉलिश किया जा चुका है। आज की रेट में सिर्फ एमसीएलआर होता है, और सिर्फ एमसीएलआर होता है तो तीसरा भी जो है वो गलत है क्योंकि बेस रेट होता ही नहीं है। तो गलत जो है वो तीनों के तीनों, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो 1, 2 and 3 होगा, बिकॉज द क्वेश्चन हैज आस्क्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो 1, 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि करेक्ट रीजन बताइए एमसीएलआर के इंट्रोड्यूस होने का, एमसीएलआर के शुरू होने का सही कारण आप बताइए। इन दोनों में से करेक्ट जो है रीजन वो क्या है? तो गाइस देखो, बैंक जो है वो क्या करती थी, वो अपना हम लोग को देखने को मिलता था कि जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो डिक्रीज किया। आप जानते हैं आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेपो रेट कम ज्यादा करती रहती है। तो रेपो रेट आरबीआई ने डिक्रीज किया, बट हम लोग को देखने को मिलता था कि बैंक जो है जिस रेट पर बैंक लोन देती है कस्टमर्स को, तो वो उस इंटरेस्ट रेट को जो है वो चेंज नहीं करती थी।
तो क्या ये पॉसिबिलिटी थी एमसीएलआर के इंट्रोड्यूस होने का? क्या ये करेक्ट रीजन था कि आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेपो रेट को चेंज करती है, तो उसके तहत बैंक जो है वो चेंज नहीं करती थी, तो ये एमसीएलआर फिर इंट्रोड्यूस किया गया कि बैंक भी जो है वो रेट, इंटरेस्ट रेट को जो है वो चेंज करे, जिससे कि अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को मिल सके। इसके अलावा जो मेथडोलॉजी जो होती है, जो मेथड्स जो होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट डिफाइन करते हैं एडवांस में, तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या ये किया गया था? फटाक से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट रीजन इज बोथ, बोथ आर द करेक्ट रीजन। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि पहले पूरी पावर जो थी वो बैंक के पास थी कि बैंक के जो बोर्ड जो है, बैंक का बोर्ड जो है वो डिसाइड करता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए कस्टमर का, और पूरी पूरी कंट्रोलिंग पावर जो थी इंटरेस्ट रेट की वो पूरी बैंक के हाथ में थी। बट अब जो है वो ज्यादा पावर जो है वो आरबीआई के पास चली गई है, क्योंकि आरबीआई जिस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करता है उसके अकॉर्डिंग एमसीएलआर के थ्रू बैंक को भी जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करना मैंडेटरी हो गया आपसे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको बतानी चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो कि एमसीएलआर मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा था, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो करेक्ट रीजन इज बोथ, बोथ आर द करेक्ट रीजन। अब देखिए, ये इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मैंने आपको बैंक के मर्जर के बारे में पूछा था कि आपको बैंक के मर्जर के बारे में पढ़ना है, टॉपिक दिया था। और देखिए नरसिम्हन कमेटी, कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये सर पुरानी कमेटी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो नरसिम्हन कमेटी मैंने आपको याद रहा होगा, मेरे ख्याल से आपको मैंने पहले टेस्ट जब दिया था, इसका कंडक्ट किया था पहला टेस्ट, तो उसमें मैंने नरसिम्हन कमेटी भी आपको पढ़ने के लिए कहा था, पहला या दूसरा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स का। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो कि आपके मेंस में भी काफी काम में आएगी और घुमा फिरा के प्री में भी पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको स्टार्टिंग में नरसिम्हन कमेटी पढ़ने के लिए कहा था। तो जिनने इस कमेटी को पढ़ा होगा पहले और जो रेगुलरली टेस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, या फिर मर्जर ऑफ बैंक्स को भी जिनने इन जनरल पढ़ा होगा, तो भी इसका आंसर उनको मिल गया होगा। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए फटाक से कि कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो गाइस देखो, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। एक बार देख लेते हैं हम लोग। नरसिम्हन कमेटी ने सजेस्ट किया था बिल्कुल कि बैंक्स को मर्ज करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करने की इसने बात करी थी। अब देखो यहाँ पे मैंने इन जनरल मर्ज करने की बात कही है आपसे, तो ऑब्वियस ही बात है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने मर्जर की बात करी थी, सजेशन दिए थे मर्जर्स के लिए। इसके अलावा अगर कोई बैंक मर्ज होती है तो क्या उसकी कुछ पोस्ट एबॉलिश हो जाती है? हाँ बिल्कुल होती है। अगर दो बड़ी बड़ी बैंक है, अगर वो उनका मर्ज हो रहा है, तो उनके जो सीईओ वगैरह की पोस्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हट जाएंगी। इसमें फिर एक सिंगल बैंक जो होगा तो उसका सिंगल सीईओ एमडी वगैरह हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है, काफी सारी पोस्ट जो होती है वो अबॉलिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, पद समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा मर्ज जो होता है वो काफी सारे क्लैशेस, मुठभेड़ भी जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। कैसे मुठभेड़? अब दो ऑर्गेनाइजेशन थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब ये अलग अलग थे तो अपने अकॉर्डिंग, अपने मेथड्स के अकॉर्डिंग काम करते थे, बट अब ये जब एक साथ हो जाएंगे तो इसमें वाली वो सुपीरियोरिटी वाली बात आ जाएगी कि यार मैं सुपीरियर, मेरा मेथड ज्यादा बेटर, तुम्हारा मेथड बेकार। ऐसे क्लैशेस बहुत होते हैं। तो ये बिल्कुल, ये वाला भी हम लोग को देखने को मिला था कि ये क्लैशेस होने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है जब बैंक मर्ज होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को एक इन जनरल आइडिया होना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। अब आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। मर्जर, बैंक का जो मर्जर है वो इस साल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये कह नहीं सकते कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी पूछेगी कि नहीं पूछेगी, बट स्टेट सिविल सर्विसेज में काफी संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन आने की। बट यूपीएससी भी पूछ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 बैंक जो है वो मर्ज हुए हैं और काफी बड़े लेवल पर हम लोग को बैंक का मर्जर अभी रिसेंट पास्ट में देखने को मिला है। तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि इन बैंक का जो मर्ज हुआ है तो वो कौन से बैंक किस किस में मर्ज हुए हैं। इंडियन बैंक जो है वो किस में मर्ज हुआ, यूनियन बैंक किस में मर्ज हुआ, कैनरा बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ, पंजाब नेशनल बैंक का किसके साथ हुआ। तो इसका एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए था। ठीक है, तो फटाक से बताओ इसका क्या करेक्ट पेयर आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है, कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है। तो ये पूरे के पूरे इनकरेक्ट हैं, पूरे ही गलत हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर हम लोग को देखने को मिला था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक के साथ, कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक के साथ देखने को मिला था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ, और इंडिया बैंक का इलाहाबाद बैंक के साथ। ठीक है, तो ये फोटो, ये मैंने आप लोग को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते समय भी प्रोवाइड कराई थी वाली फोटो। अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा मेरे डेली करंट अफेयर्स को तो आपको मिल गया होगा इसका भी आंसर। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि दुनिया भर के जो टॉप 5 लार्जेस्ट बैंक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये देखो, ये मैंने बेसिकली आपके मेंस पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वाली चीज रखी है आपके सामने। और इवन जैसे कि प्रीलिम्स में तो देखो ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं डायरेक्टली, मैं आपको क्लियर वाली चीज बता देता हूं। बट ये क्वेश्चन, ये टॉपिक रखने का मेरा आपसे मकसद ये था आपके सामने कि आपका मेंस की भी आपकी तैयारी जो है वो इक्विवेलेंट होती रहे। क्योंकि प्रीलिम्स की तो देखो तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, एक ही होती है। आपको
तैयारी एक साथ ही करनी रहती है। तो मैं सोचता हूं कि जो आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपकी कुछ हेल्प कर सकें इसमें भी, मेंस में भी और इवन इंटरव्यू में भी, राइट? क्योंकि इस प्रकार की चीजें कभी कभी पूछ ली जाती। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री दुनिया भर के जो वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक है, जो टॉप 5 वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक है, तो उसमें कौन सी कंट्री डोमिनेट करती है, यानी कि किस कंट्री के सबसे ज्यादा बैंक्स हैं टॉप 5 में। तो गाइज इकलौती चाइना है एंड ऑलमोस्ट इसके 4 बैंक्स चाइना के ही हम लोग को टॉप 5 में देखने को मिलते हैं। फिर यूएसए आता है, फिर ब्रिटेन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो यह चीज आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए जनरल, ठीक है, इसके बारे में भी। तो चाइना जो है वो करेक्ट इसका आंसर है। नहीं, ब्रिटेन नहीं है, जापान है, मेरे ख्याल से जापान का है, फिर यूके बहुत बाद में आता है। टॉप 4 तो मान के चलो चाइना है, उसके बाद फिर यूएसए और फिर जापान हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? या फिर इसका इंटरलिंक भी होता है, पहले जापान आ जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में जापान को पहले बताया हुआ है, कुछ रिपोर्ट में यूएसए को पहले बताया हुआ है टॉप 5 के अंदर, राइट? बट टॉप 4 तो चाइना है, ये डेफिनेटली श्योर है, ठीक है? तो ये चीज भी आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए था जनरल। अब इन में से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, इन तीनों स्टेटमेंट में से फटाक से बताइए। नॉन शेड्यूल बैंक और शेड्यूल बैंक मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा था, हालांकि मैंने शेड्यूल बैंक आपको दिया था पढ़ने के लिए, तो नॉन शेड्यूल बैंक का भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं गाइस, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में उधार नहीं ले सकते, और शेड्यूल बैंक उधार ले सकते हैं। तो ये आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आपको एक आइडिया होगा इसका भी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक शेड्यूल बैंक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या शेड्यूल बैंक के अंडर आ सकते हैं? जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइस, नॉन शेड्यूल बैंक जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बोरो नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। हाँ, ये चीज है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो नहीं कर सकते, बट उस बैंक की हालत खराब हो गई, दिवालिया निकलने वाला काम हो गया उस बैंक का, तब वो हेल्प मांग सकता है आरबीआई से, और आरबीआई फिर उसको हेल्प करेगी। क्योंकि आरबीआई आप जानते हैं बैंकर्स बैंक है, बैंक को सपोर्ट करने का काम आरबीआई का हम लोग को देखने को मिलता है। तो चाहे शेड्यूल बैंक हो या नॉन शेड्यूल बैंक हो, आरबीआई तो उसको सपोर्ट करेगी। बट नॉर्मल कंडीशन में नॉन शेड्यूल बैंक्स जो है उसको आरबीआई के द्वारा जो है वो लोन्स वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है, ठीक है? तो ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है जिसका एक आइडिया इन जनरल आपको होना चाहिए था। तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में आरबीआई बोरो करती है। यहां पर एनी कंडीशन लिखा है, तो ये ही आप लोग का जो है वो एक वो था किसी भी हालत में। तो ये वाला जो था ना आपका वो था, मतलब बोलते ना कि ये वाला पॉइंट जो था जिसके तहत पूरा क्वेश्चन जो था वो बेस्ड था। और एसबीआई एक शेड्यूल बैंक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी शेड्यूल बैंक के अंडर आ सकती हैं, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल हम लोग को सही देखने को मिलता है। तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर है। 8वां क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। पेमेंट्स बैंक मैंने आप लोग से पढ़ने के लिए कहा था, और कमर्शियल बैंक भी मैंने आप लोग से पढ़ने के लिए कहा था। तो पेमेंट बैंक जो है गाइस, वो रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि कुछ लिमिटेड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट बैंक। क्या ऐसा है? इसके अलावा ये बैंक लोन्स इशू नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। तीसरे की बात करें, कमर्शियल बैंक की तरह ही पेमेंट बैंक्स जो हैं वो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है वो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, डिपॉजिट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अदर कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक की तरह पेमेंट बैंक भी क्या डिपॉजिट्स जो है उसका कुछ अमाउंट जो है वो सीआरआर की तरह रिजर्व बैंक के पास जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि उनको करना मैंडेटरी होता है, क्या अनिवार्य है ये वाली चीज, यानी कि सिंपल सी बात कि ऐसा होता है क्या, सीआरआर उनको जमा करना होता है आरबीआई के पास। बताओ जल्दी क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, डेबिट कार्ड भी लिखा है। तो बड़ा आप जानते हो कि अगर आपने पेटीएम वगैरह यूज, पेटीएम भी पेमेंट बैंक है, और पेटीएम अपना डेबिट कार्ड देती है उनके कुछ चुनिंदा कस्टमर्स वगैरह को, और आप भी ले सकते, कोई भी ले सकता है वैसे तो पेटीएम का डेबिट कार्ड, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो लोन्स ऑफर नहीं करती पेमेंट बैंक, क्रेडिट कार्ड भी ऑफर नहीं करती, बट अभी ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि उनको भी मौका दिया जा रहा है लोन्स वगैरह ऑफर करने के लिए। बट यहां पर आप लोग के लिए जो बॉल जो फेंकी गई थी, बाउंसर जो फेंका गया था, वो डेबिट कार्ड पर फेंका गया था। जिसने इसको पकड़ लिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब देखो दो तो सही हो ही नहीं सकता, दो सही नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक ही 1 and 3। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर भी देख लेते हैं। तो ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी कि जैसे अगर पेटीएम की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा आप पेटीएम के अकाउंट में जो है वो नहीं डाल सकते, राइट? ये वाली बात आपको पता होगी। इसके अलावा पेमेंट बैंक को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सीआरआर के फॉर्म में कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना रहता है। तो ये वाली चीज भी बिल्कुल करेक्ट है। जिसने पेमेंट बैंक पढ़ा होगा तो उसको इसका आंसर मिल गया होगा। अब देखिए पेमेंट बैंक का फिर से है, तो पेमेंट बैंक की तरह, और मैंने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पढ़ने के लिए कहा था, स्मॉल बैंक्स, तो पेमेंट बैंक की तरह ही क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लोन्स नहीं दे सकती? अभी हमने बात करी थी ना पीछे कि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती, क्रेडिट ऑफर नहीं कर सकती, तो क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक भी क्रेडिट ऑफर नहीं कर सकती? और यहां पर लिखा गया कि वो
म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट और किसी भी जो है वो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को जो है वो उसका इंश्योरेंस नहीं दे सकती। तो क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक इंश्योरेंस दे सकती है कि नहीं दे सकती, और या फिर क्या वो लोन डिसबर्स कर सकती है कि नहीं कर सकती, जल्दी बताओ। तो देखो गाइज, ये दोनों ही काम जो है वो किए जा सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन्स भी डिसबर्स कर सकती है और साथ ही साथ वो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और भी काफी सारे जो थर्ड पार्टी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये दोनों ही करेक्ट थे, बट यहां पर गलत स्टेटमेंट लिखा है तो हम लोग दोनों को इनकरेक्ट मानेंगे और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी नन। नन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों में गलत चीज लिखी हुई है, इनकरेक्ट चीज लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि दोनों ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो लोन भी दे सकती है और वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह भी जो है वो ऑफर कर सकती है, राइट। अब बात करेंगे, अब आप मुझे बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पढ़ने के लिए कहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। तो एसबीआई जो है वो पास्ट में किस किस चीजों से लिंक्ड थी, यानी कि उसका कनेक्शन किन किन चीजों से था, किन किन बैंक से था? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताओ किसका कनेक्शन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किससे बनी? ये तीनों बैंक्स मर्ज हुए, फिर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी। तो चारों के साथ ही कनेक्शन जो था वो एसबीआई का हम लोग को देखने को मिला था पास्ट में, हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 1 2 3 4। और 10 में से आपने कितना स्कोर किया है? आपका स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। और अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू इस टेस्ट सीरीज को आप लोग को डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराऊं, तो लाइक का बटन हिट कर दो और आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे इस टेस्ट सीरीज को शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आप अवेयर हो रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। आपकी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के अंदर जो है वो ये क्रैश कोर्स के थ्रू आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी है प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब हम लोग जो है वो आप लोग को 4000 टॉप क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, प्लस 40 टेस्ट जो है वो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।